हाय। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वाह। आई होप अच्छे होंगे। हम्म। वाह, गब्बर इज बैक। गुड टू सी यू। कहाँ चले गए थे आप? गुड इवनिंग। काफ़ी दिनों बाद आपकी याद बहुत आई। वाह। मिस यू सर। मिस यू लॉट यार। गुड नाइट। हाय सर, वी मिस यू सर। वाह। चलिए भाई, किंग इज बैक। ओके। तो पिछली क्लास में शायद मैंने कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर दिया होगा, आई थिंक ऐसा कुछ बोला था क्या? बोलो जल्दी। क्या मैंने ऐसा कुछ बोला कि कंप्लीट हो गया था? जल्दी बताओ। बोलो। नो। क्या बच रहा था बताओ। कहाँ तक गया था लास्ट? एकदम लास्ट का हेडिंग बता दो, फिर मैं उससे आगे बताऊंगा। जल्दी बताओ। हम्म। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बता दिया था क्या? चलो कुछ सवाल करते हैं फिर आगे। हम्म। सवाल ये है कि आपसे पूछा है कैलकुलेशन ऑफ सी एफ एस ई। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सी एफ एस ई की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखना जरा। इसका एक फॉर्मूला होता है कि सी एफ एस ई बराबर होता है -0.4 डेल ओ एक्स प्लस 0.46 डेल ओ वाई प्लस एम पी। ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये x होगा, ये होगा इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। y बराबर होगा यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। m बराबर यहाँ होगा पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सारे बता दूंगा मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग के बाद सारे बता दूंगा। अगर कोई सवाल करा दिया हो तो बता देना कि ये हो गया। ठीक है। मैं सारा ही बता दूंगा। ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग में 5 होते हैं चिलेशन तक। चिलेशन के बाद से सारे सवाल करा देता हूँ, जो बच गए होंगे वो कर लेंगे। ठीक है। नया चैप्टर आज कोशिश करेंगे चालू हो जाए। हम्म। अब आप बिल्कुल चुपचाप बैठोगे तो ही हो पाएगा ना नया चैप्टर। हरेंद्र, आदर्श। यहाँ पर आप देखो, सीएफएसई का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होगा जल्दी बताओ। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताओ? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होगा बताओ? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर पी मतलब क्या है बताओ? पेयरिंग एनर्जी। पी मतलब क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पी मतलब क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी। अब आपको सवाल देगा, देखो सवाल क्या दे रहा है कि आपसे कहा यार कि COF63 में आपको कैलकुलेट करो CFAZ। कैलकुलेट CFSE। हाँ, पी मतलब पेयरिंग एनर्जी। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कोबाल्ट +3 लिख देंगे। कोबाल्ट +3 लिख करके आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D6 लिख दोगे। D6 लिखने के बाद आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरने दें। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरो दिमाग लगा के। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है इसमें एफ। एफ अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आप देखो क्या होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरोगे। फिर आपने ये पूरा का पूरा पढ़ा था, बेरी सेंटर होता है, ये डेलो होता था।
इस बेरी सेंटर में यहाँ से यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा था, याद करो, +0.6 del O। यहाँ अगर अपन बात करें तो नीचे आने पर क्या था, -0.4 del O। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी थी। वैल्यू क्या थी फॉर्मूले की, बताओ। फॉर्मूला था -0.4 x। x कितना आया, ये 2 3 4, प्लस यहाँ पर क्या था, ये डेलो दे दिया उसने, है ना, 0.6। y कितना था, × 2 del O, प्लस p कितना है 1, और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू नहीं दी तो p लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा, -1.6 del O प्लस 1.2 del O प्लस 1p। अब आप सॉल्व करो, इसको कितना होगा, -0.4 del O प्लस 1p। ये आपके पास आंसर आएगा, समझ गए। तो -0.4 del O प्लस 1p आपके पास आंसर आएगा। तो कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि 1p भी नहीं देता तो आप टिक कर देंगे ये वाला ऑप्शन, ठीक है। या कभी कभी ऐसे भी देता है, क्या लिख के देगा कि, बोलो क्या लिख कर देगा, बोलो। बेटा वो टेट्राहेड्रल में बताया था क्रिश, ये ऑक्टाहेड्रल है। ये कोबाल्ट है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्रिश आपको गलत याद रह गया, वो टेट्राहेड्रल के लिए था। ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। F- वीक फील्ड है, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट मेटल। ये CO नहीं है अश्वनी, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO तो कोबाल्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब इधर देखो, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे। अगर कभी सवाल में ऐसा आ जाएगी CFSE वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल O बताओ, तो फिर बस यही बताना है आपको, CFSE वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल O, तो बस इतना ही बताना आप, है ना। क्लियर, जल्दी से नोट करो फॉर्मूला। हो गया। अब देखो इधर, सवाल में अगर ये वैल्यू दी होती, मान लो 18,000, ये वैल्यू दी होती मान लो 16,000, तो ये भी रख देते हैं यहाँ पे, 16,000 यहाँ रख देते, 18,000 यहाँ रख देते, सॉल्व करके आंसर निकाल लेते। क्लियर हो गया। अगर एग्जामिनर इस P की वैल्यू भी दे दे, पेयरिंग एनर्जी की, और इस डेल O की वैल्यू भी दे दे, तो क्या करेंगे बताओ। अगर इस P की वैल्यू भी दे दे और इसकी वैल्यू भी दे दे, तो आप इन दोनों की वैल्यू पुट करके निकाल दोगे। एक टर्मिनोलॉजी होती है DQ, तो 1 del O बराबर होता है 10 DQ, ये याद रखना, मैथमेटिकल है। डेल O बराबर होता है 10 DQ। तो कभी मान लीजिए सवाल DQ की फॉर्म में आ जाए मैथमेटिकल, तो आप इसको फॉर्मूले को क्या कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा DQ, 4 DQ आ जाएगा। क्लियर, सिंपल है। तो एक टाइप की वैरायटी खत्म हो गई। दूसरा, वो बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या ये बताया था क्या, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है FeH2O5NO और सल्फेट। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका हाइब्रिडेशन होता है FeH2O5NO, ठीक है। अब याद करो, जब मैं आपको इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा था, तो नोमेनक्लेचर पढ़ाते समय एक लाइन बोली थी मैंने,
कि यहां पर मैंने लिखा था कि NO acts as a positive ligand and it is decided by its magnetic moment, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट। एंड इट इज डिसाइडेड बाय इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इन सॉलिड स्टेट। तो कैसे बताते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने बताया नहीं था, मैंने लिखवाया था नोमेनक्लेचर में कि इसका NO पॉजिटिव होता है और ये डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। मैं आगे समझाऊंगा। तो आज वो दिन आ गया, ठीक है। आज वो घड़ी आ गई है कि आज हम ये समझेंगे कि ये पॉजिटिव क्यों है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आज वो घड़ी आ गई है ये पॉजिटिव क्यों है। मान लो हम पहले कहते कि ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, तो सल्फेट पर 2- होता और Fe पर +2 हो जाता। Fe पर 2+ होता तो ये 3d6 हो जाता। और अगर ये 3d6 हो जाता तो फिर ये सिचुएशन आती। अगर ये 3d6 आ जाता तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते बताओ। ये वाटर तो वीक फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5 और ये नीचे 6। तो इस हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। इस सिचुएशन के हिसाब से जब आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो ये आपके पास हाइब्रिडेशन देखो क्या बनेगा, sp3d2। sp3d2 निकालने के बाद आप देख सकते हो कि अगर sp3d2 इसका आएगा तो sp3d2 आते ही इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आएगा 4.90। लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, वो आया 4 पॉइंट की जगह 3.87। क्या है ये, 3.87। भाई साहब अगर ये 3.87 है, दोबारा से बोलना, भाई साहब अगर ये 3.87 है अगर, बोलो, ये 3.87 है तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें। अब इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये NO जो था ना वो प्लस भी हो सकता है। अगर NO को प्लस माने तो यहाँ पर आपका Fe पर +1 आ जाएगा। Fe पर +1 आ गया अगर, तो ये 3d4s1 हो जाएगा। 4s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। अब हाइब्रिडेशन के लिए इस इलेक्ट्रॉन को खाली करना पड़ेगा, हाँ या ना। हाइब्रिडेशन के लिए इसको खाली करना पड़ेगा, तो खाली करने के लिए इसको कहाँ भेजें, आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। भाई ट्रांसफरेंस तो कर नहीं सकते क्योंकि आगे नहीं जाएगा, वीक फील्ड है। तो इसको नीचे डालना पड़ेगा। नीचे डाले तो भी कहाँ डाले, एक ऑप्शन ये है एक ऑप्शन ये है। तो जब ये नीचे जाएगा तो ज़्यादा नीचे जाएगा क्योंकि नीचे जितना जाता है एनर्जी उतनी रिलीज करता है। बचपन में पढ़ा था हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी पर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस कंडीशन में उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो ये खाली हो गया। ये अगर खाली हो गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये खाली होते ही हाइब्रिडेशन बन गया sp3d2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। फिर क्या बन गया ये, पैरामैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल या आउटर, तो ये बन गया आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें ध्यान से तो क्या बनेगा ये, पैरा के बाद इसका म्यू जो आ जाएगा वो 3.87। 3.87 बोर मैग्नेटॉन। सिंपल है कि नहीं है, हाँ क्या ना। इस हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट ने बताया कि ये प्लस है, आपको नहीं पता चल रहा था कि ये प्लस है। समझ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ने बताया कि ये प्लस है, आपको नहीं पता चल रहा था कि ये प्लस है। समझ रहे हैं, क्या बोला जल्दी बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट ने बताया कि ये प्लस है, आपको नहीं पता चल रहा था प्लस। नोट करो इसको, फिर अगला सवाल करेंगे जल्दी। तो अब एक तो आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए और दूसरा उसमें पता होना चाहिए कि NO पर +1 चार्ज है। ठीक है,
3D में ही तो आ गया वापस गौतम, देखो ना ये 3D में पहुंच गया वापस, 3D7 ही हो गया वो। जब NO कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। नोटेड। आगे बढ़ते हैं। फिर से पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बोल रहा है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होगा, सॉरी ब्राउन रिंग तो हो गया ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या होगा। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या होगा देखो, Na2FeCN होल 5NO, ये आ गया। तो Na2FeCN होल 5NO आएगा। क्लियर। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर मैं तो इसको न्यूट्रल मानूंगा ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। न्यूट्रल मान लिया तो इस पर Fe पे +2 आएगा, क्योंकि 5 है ये, 5 में से 2 इधर जा रहा है, तो यानी बोलो, सॉरी 3 आएगा ना। हाँ, क्योंकि 5 माइनस में से 2 माइनस आ रहा है, तो 3 प्लस होना चाहिए। तो ये Fe+3 बना। Fe3+ में 3D5 है। इलेक्ट्रॉन फिल करो। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। एक अनपेड आते ही तो पैरामैग्नेटिक हो गया। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आते ही ये पैरामैग्नेटिक हो गया, आया ना। तो भाई ये पैरामैग्नेटिक होते ही हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल के देखा, तो ये डायामैग्नेटिक था। मैग्नेटिक मोमेंट में इसकी 0 आ रही थी वैल्यू, और ये डायामैग्नेटिक था। ओ माय गॉड भाई साहब, अगर ये 0 आ रहा है तो ये डायामैग्नेटिक हो रहा है, तो इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सिंपल है, हाँ है ना। तो अब इस हिसाब से चलें तो क्या होगा, हमें पता था कि ये पैरामैग्नेटिक आ रहा है इस हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में तो डायामैग्नेटिक है। तो हमें पता था कि डायामैग्नेटिक है, तो कैसे बन सकता है, तो हमने कहा यार NO प्लस भी हो सकता है, तो प्लस लिया। प्लस लेते Fe पर 2 प्लस आया, 2 प्लस आते ही 3D6 हुआ, D6 होते ही यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आते ही ये आपका S और ये P आ गया, आया ना। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, यहाँ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं। डायामैग्नेटिक है या नहीं है, ये डायामैग्नेटिक हो गया। डायामैग्नेटिक होते ही इसका हाइब्रिडेशन क्या बन गया बताओ, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, बोलो। तो D2sp3 हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, म्यू इसका 0 हो गया। ये क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल बन गया, और इनर ऑर्बिटल के साथ साथ लो स्पिन बन गया। लेकिन ये NO पॉजिटिव है, ये किसने बताया, बोलो। ये किसने बताया आपको, इसके मैग्नेटिक मोमेंट ने, सॉलिड स्टेट में। समझ गए। तो अब कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो NO पॉजिटिव बोलना है बस। क्या बोला जल्दी बताओ, कहीं कुछ नहीं आया तो क्या बोलना है, पॉजिटिव। कॉमन एग्जांपल आपके पास यही आते हैं, एक तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, और एक आपके आता है ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। किस किस का आएगा बताओ, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, और किसका आएगा बताओ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। दोबारा बोलो, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, और दूसरा आएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। क्लियर, सिंपल है। तो ये दोनों के दोनों आपको इजी गोइंग हो जाएंगे। ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप देखो वापस से, यहाँ पर Fe पर आपने माना था इनिशियली 2+, क्योंकि ये 0 मान रहे थे। इस पर 2+ मानते हैं अगर आप, तो Fe क्या होता है, 3D6 4s2, 2+ मानते ही 3D6 हो जाता। D6 होते ही इलेक्ट्रॉन भर रहे थे आप, कैसे भरते इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और ये 6, 6 होने का मतलब 4 अनपेड आते, 4 अनपेड आते तो क्या होता, 4.90,
पर जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो क्या आया इसका 3.87। 3.87 क्या बता रहा है आपको? 3.87 ये बता रहा है कि इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता चल गया कि यार 3 कैसे लाऊं, तो मेरे को पता चला ये प्लस हो सकता है। अगर ये प्लस हो सकता है तो फिर Fe जो होगा वो +1 रखेगा यहाँ। +1 रखते ही यहाँ पर आपका 4s1 आएगा। 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए हाइब्रिडेशन के लिए, इसलिए वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये भर गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते 3.87 आ जाएगा। तो ये NO पॉजिटिव है। ये किसने बताया? ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट ने बताया कि ये पॉजिटिव है। समझ गए? तो अब आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको ये 2 मॉलिक्यूल पूछेगा और 2 मॉलिक्यूल आपको बता देंगे। ठीक है? सिंपल है कि नहीं है? बोलो। हाँ, जब भी कभी एक यहां बचेगा वो यहां उठ के आ जाएगा अगर वीक फील्ड है तो। ठीक है? क्लियर बेटा? आगे बढ़े। अब आएगा कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक बात हमेशा याद रखना, D1 से D9 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कॉम्प्लेक्स है कलरफुल। D0, एक मिनट, D1 से D9 हमेशा कलरफुल है, बट FeF6 3- जो होगा वो कलरलेस होगा। ठीक है? D0 एंड D10 ये दोनों क्या होंगे? D0 एंड D10 जो होंगे वो कलरलेस होंगे। देखो, D1 से D9 इसलिए कलरफुल बोल रहे हैं क्योंकि DD ट्रांजिशन होता है। तो जब DD ट्रांजिशन होता है तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में लाई करती है, दोबारा से बोलेंगे, अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करती है तो उस कंडीशन में कलर आते हैं। अगर वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करे तो नहीं आएगा। अगर वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करे तो, बोलो, अगर वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करे तो कलर नहीं आएगा। तो इसमें इसी तरह से हो रहा है ये कि FeF6 3- जो है वहां कलर नहीं आएगा। समझिए बात को, यहां पर कलर नहीं आएगा। समझ गए बात को? सिंपल है। D0 D10 में तो वैसे ही ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि ये खाली है और यहाँ पूरे भरे हुए हैं। ठीक। अब आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे अगर, तो DN एंड D10 - ये दोनों सेम कलर होंगे। दोबारा से बोलो कि DN एंड D10 - ये दोनों जो होंगे वो सेम कलर होंगे। सिंपल है कि नहीं है? DN एंड D10 - सेम कलर होंगे, जहां पर N मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कई बार एग्जामिनर सवाल कैसे देगा? सवाल ऐसे देगा कि कौन है जो सेम कलर रखता है। क्या बोलेगा? सेम कलर। तो आपसे बोलेगा जैसे एक D3 वाला कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जिसके अंदर मेटल में D3 आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? और एक ऐसा दे दिया जिसमें D7 है। भाई एक में ऐसा दे दिया कि D3 है और एक में ऐसा है कि D7 है। दिमाग की बत्ती जलाओ। तो सेम ही तो हुआ D3 और D7। देखो ना, D3 यहाँ रखा, D3 यहाँ रखते 7 बन गया। तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया कलर सेम है। लेकिन आप कौन सा कलर है ये नहीं बता सकते, ये बता सकते हो कलर सेम है। क्लियर?
जे एडवांस में सवाल आता है भाई, इसमें से इंपॉर्टेंट है ये। आपको ऐसा सवाल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज सेम कलर। अब आपको कहोगे मुझे तो कलर याद ही नहीं, मैं कैसे करूं? तो आप क्या करोगे, उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे तो एन की वैल्यू D3 आई और D7 आई तो कलर, D2 आई D8 आई तो कलर। लेकिन अगर D0 D10 है तो कलरलेस। ध्यान रखना ही है, क्योंकि ऊपर लिख दिया हमने पहले ही कि ये कलरलेस है। समझ गए? सिंपल है कि नहीं है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। यस, क्लियर? आगे बढ़े। अब कलर जो आता है ना कॉम्प्लेक्स में, वो कॉम्प्लीमेंट्री वजह से आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो आपको सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो क्या होते हैं, जो देखो, VIBGYOR। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, लेमडा बढ़ेगा, न्यू घटेगा और ई घटेगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। VIBGYOR में इधर से इधर जाते हैं तो लेमडा बढ़ता है, न्यू घटता है और ई भी घटता है। दोबारा से बोलो। VIBGYOR में अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा, न्यू घटेगा और ई भी घटेगा। सिंपल है, हाँ या ना? सिंपल। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये होते हैं कि अगर कोई वॉयलेट इंडिगो को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कैसा दिखेगा, येलो। अगर कोई येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कैसा दिखेगा, वॉयलेट इंडिगो। ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा दिखेगा, ऑरेंज। ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू, रेड को एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन, ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड, येलो को एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट इंडिगो, वॉयलेट इंडिगो एब्जॉर्ब करेगा तो येलो। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको क्या करा उसने, 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए इसे। ये बता दिया था क्या सवाल? 3 टेस्ट ट्यूब देने के बाद उसने जो है वो इसमें एक टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर आ रहा है, एक में रेड आ रहा है और एक में ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से कलर हैं बताओ। एक में ब्लू दिख रहा है, एक में रेड दिख रहा है, एक में ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसने यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स दे दिए। बोला पहला कॉम्प्लेक्स है MEN3 +- N, दूसरा है MH2O6 +- N और तीसरा है MBr6 +- N। ये 3 कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कलर किस कॉम्प्लेक्स का है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है बेटा, ये इन 3 कॉम्प्लेक्स जो दिख रहे हैं, ये जो 3 कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो 3 कॉम्प्लेक्स हैं ये दिख रहे हैं, बोलो। ये 3 जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये 3 कॉम्प्लेक्स जो दिख रहे हैं उनमें, बोलो फटाफट, कौन सा कलर किसका है? अब इसको कैसे करें? इसको करने का एक आसान तरीका होता है। हमेशा जो कलर दिखता है कॉम्प्लेक्स में से उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। तो यानी क्या हुआ, बोलो। ये सारे के सारे जो कलर ये दिख रहे हैं तो इन्हें कहा जाता है ऑब्जर्व्ड कलर। अब इनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमेशा कलर, वो क्या कहलाते हैं, एब्जॉर्ब्ड कलर। तो जो एब्जॉर्ब्ड कलर होंगे वो इनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ब्लू कलर को कौन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, बोलो।
ऑरेंज। रेड का कौन होगा बताओ? ग्रीन। और ग्रीन का कौन होगा बताओ? रेड। ये कौन से कलर बनाए मैंने तीन? ये वो कलर बनाए हैं जो ये कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये जो कलर मैंने तीन बनाए हैं ये वो हैं जो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जल्दी बोलो। क्लियर? ये देखो, रेड है तो ग्रीन होगा, और ग्रीन है तो रेड होगा। क्लियर? अब आपको ये बताओ कि इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग कौन कर रहा होगा? सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग ये करेगा क्योंकि ईएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वाटर और हेलोजन की बात करें, अभी बताएंगे ना अमन, अगर आप लोग सुख शांति से बैठोगे तभी समझ में आएगा ना। आप अगर उसको बीच बीच में कुचेरने करते रहोगे तो कहाँ समझ में आएगा? समझ में ही नहीं आ रहा, तुम आराम से बैठो, पहले पूरा खत्म होगा तब बताऊंगा ना। ठीक है, फिर से रिपीट कर देंगे, ऐसा होगा तो इतना टेंशन क्यों लेते हो जिंदगी में? है ना? ये वाटर है, ये बीआर है। ठीक है। अब वाटर और बीआर के अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी से याद करके आने कहा था, वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा होगा हमेशा। ठीक है। यानी कि हेलोजन जो होती हैं वो वीक फील्ड रहेंगी ऑक्सीजन डोनर एटम के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि वाटर जो होगा वो यहाँ होगा, ये सबसे कम होगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग ये करेगा, फिर ये करेगा, और फिर ये करेगा। क्लियर? समझ में आया? हाँ या ना? सिंपल है। ये इलेक्ट्रॉन होता है जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और ऊपर जाता है, और ये ऊपर जाके वापस से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से कलर दिखते हैं। तो यानी कि यहां पर, बोलो, यहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा? एनर्जी लेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। और एक फॉर्मूला आपको याद होता है, ई बराबर होता है एच सी बाई लेमडा, यानी कि अगर ई ज्यादा है तो लेमडा कम होगा। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है, अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब लेमडा कम लेगा। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ जो होगी इन कलर में उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। सबसे कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। जल्दी बोलो। सबसे कम वेवलेंथ जो होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। दोबारा बोलो। सबसे कम वेवलेंथ जो होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। हाँ या ना? प्रांजल, आपको है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करके आने के लिए कहा था एनसीईआरटी से, वहां से पता लगा है कि हेलोजन जो है वीक होते हैं ऑक्सीजन से डोनर एटम। थोड़ा पढ़ना पड़ता है, समझ रहे बेटा? है ना प्रांजल? माता जी भी खाना है ना दे देती हैं कि खा लो। ठीक है, ऐसे नहीं होती है कि ले बेटा मेरा प्रांजल, खा लो बेटा, ऐसे नहीं खिलाती हैं। ठीक है। तो कुछ पढ़कर आना पड़ता है, बोला था आपसे। अब दिमाग की बत्ती जली, यहाँ से एनर्जी सबसे ज्यादा लेगा तो लेमडा कम लेगा, तो इन तीनों में से किसकी कम है जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो बताओ? ऑरेंज, ग्रीन और रेड में से किसकी कम है? मुझे लगता है ग्रीन की सबसे कम है। ऑरेंज, ग्रीन और रेड में ग्रीन की वेवलेंथ सबसे कम है, तो ग्रीन वाले को सबसे कम है, तो ग्रीन वाला जो होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा ये। अगर ग्रीन कलर वाले को ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो कंफर्म है कि कैसा दिख रहा है? रेड। यानी कि जो रेड कलर आया होगा वो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आया है, ये रेड कलर इस कॉम्प्लेक्स का है। समझ में आया? दिमाग की बत्ती जली? बोलो। कुमार, एक बार आप याद करें, ठीक है, कोशिश करें बेटा, हो जाएगी। एक बार और पढ़ेंगे तो, दो बार पढ़ने से याद होती है। इधर आओ। अब अगर देखें तो इसका मतलब क्या लिखूं? रेड कलर फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। इस पर आओ। अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो दिमाग की बत्ती जलेगी। ये क्या दिख रहा है? वाटर। इन दोनों में से ये ज्यादा एनर्जी रख रहा है तो ये एनर्जी ज्यादा रख रहा है तो कम वेवलेंथ रखेगा।
ये अगर कम वेवलेंथ रखेगा तो ये वेवलेंथ अगर कम रखेगा तो क्या होगा, एनर्जी देखो ना, इन दोनों में से ज़्यादा है तो कम वेवलेंथ रखेगा तो ऑरेंज और रेड में से कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, वाटर। तो इसका मतलब ऑरेंज अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा दिखेगा इससे, ब्लू। तो यानी कि ब्लू कलर जो होगा फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स, तो बचा हुआ कलर जो इसी की वजह से आएगा, रेड कलर की एब्जॉर्ब करेगा सबसे कम एनर्जी, तो हाई वेवलेंथ होगी, हाई वेवलेंथ वाला ये एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब ग्रीन कलर इसकी वजह से आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका एक की पॉइंट दे देता हूँ। आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर तो खुद ही याद करना है, बट मैं सिर्फ एक ऑर्डर बता रहा हूँ कि कार्बन डोनर एटम अगर आ जाए वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। और हेलोजन सबसे, हेलोजन आ जाए अगर, हेलाइड आयन या हेलोजन डोनर एटम, हेलोजन डोनर एटम हो तो उससे ज़्यादा हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन डोनर एटम। और फिर आपका होता है नाइट्रोजन डोनर एटम। और फिर आपका होता है कार्बन डोनर एटम, ठीक है। यहां से यहां तक की बात जब करते हैं, ये हमेशा वीक फील्ड होते हैं, और यहां से यहां तक जब जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो अगर वाटर लेता हूं तो ऑक्सीजन डोनर एटम है, और एफ लेता हूं तो हेलोजन डोनर एटम है, तो वाटर वाला ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ऑक्सलेट लेता हूं तो ऑक्सलेट वाला ओ आ गया तो ये ज़्यादा होगा, एसीटेट लेता हूं ओ आ गया ये ज़्यादा होगा, एफ माइनस कम होगा, सी एल माइनस कम होगा, क्लियर। सी ओ लेता हूँ वो ज़्यादा होगा, अमोनिया लेता हूँ तो सी ओ ज़्यादा होगा, अमोनिया कम होगा, इथाइलिन डाइमीन लेता हूँ नाइट्रोजन डोनेट में, सी ओ ज़्यादा है तो सी ओ ज़्यादा, साइनाइड उससे ज़्यादा होगा। तो ये सीरीज जो होगी ना, वो आपको ऑर्डर याद करना है, ये मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और कौन वीक फील्ड होगा, ये देखने के लिए। क्लियर है मेरे दोस्त, सिंपल है, पक्का। तो आप बैठे बैठे आपको ऑर्डर, ऑर्डर फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्डर वहां से याद करने हैं। ये मैंने सिर्फ सीरीज को याद करने का एक तरीका बता दिया, पर ऑर्डर डायरेक्ट आपको याद करना है एनसीईआरटी से, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में भी आ जाता है वो। क्लियर यहाँ तक, तो ये समझ में आ गया सबको, इजी गोइंग, कैसे कैसे कलर देखना है, क्या करना है, ठीक है। इससे एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, बताओ क्या, इससे एक कॉन्सेप्ट तैयार ये हुआ कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इससे ये पता हुआ कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो उतना कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। बोलो। तो मैं की पॉइंट तैयार हो गया एक और, बहुत सवाल आएंगे इसमें से, कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो लेमडा कम रखेगा हमेशा, तो एस एफ एल नेचर जितनी बड़ी उतना लेमडा कम। दोबारा बोलो, एस एफ एल नेचर बढ़ी जितना उतना, यार एक्चुअली प्लीज एक दो चार रिक्वेस्ट है, मुझे ना पढ़ाने दो यार, प्लीज मत पूछो कुछ भी कमेंट्स, है ना बेटा, कोई भी हो, चाहे वो स्पर्श हो, मत बोलो ना कितना बचा है, टीचर को पता है कितना बचा है, वो बता देगा, वो पढ़ा देगा। या तो तुम मुझसे सुनना चाहते हो भी, तुम्हारा मूड कर रहा है कि सर बहुत दिन हो गए आपने, आपकी मतलब मज़ा नहीं आया सुनने, या फिर तुम पहली बार आए हो,
5-6 बार लिख दिया कमेंट, मैंने इग्नोर मार दिया, फिर भी बर्दाश्त नहीं कर रहे तुम्हें। जब मैंने बोल दिया कि मैं खत्म कर दूंगा, खत्म मतलब खत्म ही करना है क्या? है? इग्नोर कैसे करूं? मैं इंसान हूं वंश। समझ गया? कोई तेरे कान में आकर के ऐसे ऐसे करता रहेगा तो तू इग्नोर कर देगा क्या? हम्म। अरे रिप्लाई कैसे ना दूं? वो करते ही जा रहे हैं तो तुम्हारा नुकसान ना हो जाए भाई। बहुत दिन हो गए उसको बुलाए हुए, वो कह रहा आ जाऊं एक बार, मैं कह रहा हूँ रुक जा रुक जा रुक जा। अभी निपट जाएगा इस पर। कब खत्म होगा? अभी खत्म हो जाएगा। चुपचाप पढ़ाने दो, और जो समझा समझा रहे कॉन्सेप्ट उन पर ध्यान दो। ये खत्म करके पता नहीं कब तीर मार लेगा। कर लो बात इनसे। टीचर पढ़ा रहा ईमानदारी से, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, साला खत्म कर दो। कर, मैं कर लूं कंट्रोल। उदय कंट्रोल। तो जितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना, क्या बोला, वो कम वेवलेंथ को करेगा। तो इस पर बेस्ड सवाल कैसे कैसे आते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर। L1 सबसे ज़्यादा है, L2 है, L3 है और L4 है। 4 लिगेंड दिए हुए हैं, L मतलब लिगेंड है यहाँ पे। तो ये 4 लिगेंड आपको दे रखे हैं। ठीक है? L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। 4 लिगेंड्स आपको दिए हुए हैं। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। आपसे अगर 4 लिगेंड दिए हुए हैं तो ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ। बताओ, तुरंत बता दो। ये आएगा। हम्म। क्लियर दोस्त? अपोजिट हो जाएगा, सिंपल है ये तो। ये चाहिए मेंस में आते हैं ऐसे सवाल। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा उसने कि कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 इज ब्लू, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स? ऑप्शंस देता हूं मैं, टिक करके बताना आप। बताओ। ऑरेंज रेड, जेई एडवांस का PYQ है। क्या बोला, जल्दी बताओ। जेई एडवांस का PYQ है। दोबारा बोलो। जेई एडवांस का PYQ है। सिंपल है। कर लेंगे ना ऐसे सवाल? अरे यार, एग्जामिनर कुछ भी बना के दे दे, ऐसे ऐसे मत रखो। ऑरेंज रेड ठीक है, उसने दिया तो ऑरेंज जहां लिखा होगा उसे टिक कर देंगे एग्जाम में, ठीक है? ये दिया हुआ था ना ब्लू कलर। अगर कलर ब्लू है, दिख रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री अब्जॉर्ब किया होगा, ये बता सकते हैं। समझिए बात को।
पक्का जी एडवांस है, एक और सवाल था ऐसा कर देंगे। कलर ऑफ एक्वस CrCl3 इज ग्रीन, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब। बताओ भाई साहब, इसका आंसर आपको इजी गोइंग आना चाहिए। ग्रीन है तो क्या एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो, रेड वाह। ग्रीन है तो क्या एब्जॉर्ब कर रहा होगा, रेड वाह। ग्रीन है तो क्या एब्जॉर्ब करेगा, रेड वाह। सिंपल है दाल, कर लेंगे ऐसे सवाल। अब क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फिर भी वो कलरफुल है। जैसे MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, सॉरी MnO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, Cr2 7 2 माइनस, CrO2 Cl2, VO4 3 माइनस, ऐसे। सिंपल है। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं, इनमें किसी में भी कलर नहीं है। ये सब D3S हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखते हैं, और ये सब कलरफुल होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। क्या बोला मैंने, बताओ, चार्ज ट्रांसफर। अब ये कैसे होते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। लॉजिक क्या है इसके पीछे वो देखना। सबसे पहले मैंगनीज की बात कर लो। मैंगनीज है, इस पर O माइनस है, ये है, हाँ है ना। सिंपल है। अब यहाँ देख के बताओ Mn पर कितना चार्ज है, +7। इस पर हायर चार्ज आने शुरू हो गया, देखो आप सोचो भाई साहब, अगर इस पर हायर चार्ज आना शुरू हो गया तो सोच के देखो क्या हुआ, बोलो। ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींचना शुरू कर देता है। ये अपनी ओर जैसे खींचता है तो ऑक्सीजन को तकलीफ होने लगती है, बोलता पगला गए का। अबे जानते नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा इलेक्ट्रॉन वापस दो। ये यहीं से ले गया वो वापस। मैग्नीज बोलता है, भाई तुम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, अब हम बहुत पॉजिटिव चार्ज रख लिए हैं, दोबारा दो। ये बोलता है, अरे भैया नहीं देंगे, तुम दो ऑक्सीजन, दिमाग मत खराब करो। ये फिर ले आए, फिर ले आए तो क्या हुआ, ये वापस आ गए। जैसे ही ये वापस आए, ऑक्सीजन फिर से ले गया। ऑक्सीजन वाला देखिए अब बात बहुत बिगड़ जाएगा, हम बिहार से जानते हैं साला, निपटा देंगे यहीं पे। मैं नहीं लगा तुसी बिहारी तो असी पंजाबी होए, वापस इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर उधर इधर उधर, और इलेक्ट्रॉन का दिमाग खराब हो रहा। सल तू बिहारी, तू पंजाबी तो असी हिंदुस्तानी, ओए दिमाग खराब हो रहा तुसी ओए। तो एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए कलर आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर है लल्ला। अब ये सवाल पूछेगा, चार्ज ट्रांसफर यानी कि CT कौन सा हो रहा है, लिगेंड टू मेटल है, या ऐसे देगा मेटल टू लिगेंड है। आप बताओ तो कौन सा वाला है ये, CTLM है या CTML है, जल्दी सोचो। लिगेंड टू मेटल है, ये थोड़ी है। क्यों, क्योंकि ये नहीं है इसलिए।
इसका पूरा नाम आ जाएगा चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। वो ऐसे भी दे देता है L2M, तो भी सही है, एक ही बात है। चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, तो इन सब में हो जाएगा। इसमें एनर्जी विजिबल रीजन में लाई नहीं करती, इसलिए कलरलेस होता है। क्या बोला बता मैंने इसमें? ये कौन है नमूना है? बिल्कुल आदित्य, +7 कैसे आया? दो ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रही थी, ये भी दो खींच रही थी, ये दो खींच रही थी, दो खींच रहे, दो खींच रहे, और एक ऑक्सीजन ने खींचा था, इसलिए +7 था। ठीक है, क्लियर? तो ये चार्ज ट्रांसफर वाले कलर भी आप कर लेंगे। अगला देखो, अगली वेराइटी FeCO5, CuCO5 3- और NiCN5 3-। कलरफुल लिखा हुआ है ना, इसीलिए तो बॉक्स बना के अलग से लिखा है कि ये कलरफुल नहीं है। ठीक है, ये ले, इसीलिए तो लिखा उसको, पर चार्ज ट्रांसफर है ये लिखा है मैंने। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर तो होगा पर कलर नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ठीक है अंकित, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें आपको निकालो, तो सबसे पहले तो 5 कोऑर्डिनेशन है, देखो ध्यान से। जब 5 कोऑर्डिनेशन होना, तो हमारे को CFSE से नहीं निकालना, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसका खींचा गया था, यहाँ पे देख के बताओ। इस मैग्नीज ने किसका इलेक्ट्रॉन खींचा था? ऑक्सीजन का। तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन खींचा गया था, तो लिगेंड का चार्ज ट्रांसफर हुआ ना प्रिंस। ठीक है, सप्तांशु, समझ में आया? लिगेंड का इलेक्ट्रॉन खींचा था ना, इसके पास तो है ही नहीं, Mn पर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, +7 है तो। क्लियर? अब यहां पर आप देखोगे तो क्या होगा, 3D6 4s2। भरो इलेक्ट्रॉन, तो VBT से भरेंगे तो क्या आएगा बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 1 2 3 4 5 6। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि Fe पे कोई चार्ज नहीं है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, आपको यहाँ पर VBT से करना होगा, तो क्या करना चाहिए अब? CO तो स्ट्रॉन्ग फील्ड था, हेंस इट विल पेयर अप अनपेड इलेक्ट्रॉन। CO क्या होगा, बोलो? SFL। हेंस क्या होगा, इट विल पेयर अप अनपेड इलेक्ट्रॉन। कब VBT लगानी है, कब से? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। 5 कोऑर्डिनेशन है, तो CFT से नहीं करना है, VBT से करना है। ओके बेटा, और कुछ जानना चाहेंगे आप? जिन बच्चों को D2sp3 समझ में आ रहा है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 है तो D2 नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या होगा, पेयरिंग करेगा वो, और इसको खाली भी करेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उठ के पीछे जाएंगे वो, तो ये खाली हो जाएगा। कितने लिगेंड्स हैं? 5। कितने डब्बे चाहिए? 5। 5 डब्बे चाहिए, तो ये DsP3 आएगा। इसमें जो D होता है वो DZ² होगा, ज्योमेट्री होगी इसकी TBP, और डायामैग्नेटिक होगा, लो स्पिन भी होगा। क्लियर? ये DZ² है, ये मैं बता रहा हूं, आपको याद रखना है, क्योंकि 5 वाले की स्प्लिटिंग हमें नहीं पता, इसलिए हम नहीं बता सकते कि D कौन सा होगा। बिल्कुल रेहान, यू आर राइट।
क्लियर? का स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो कैसा होगा? T2 नहीं हो सकता ना, 6 लिगेंड नहीं है, 5 ही तो लिगेंड है, 5 डब्बे चाहिए। 5 लिगेंड हैं तो 5 डब्बे चाहिए, तो 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? आगे बढ़े। अब आया दूसरा वाला, CuCl वाला। Cu+2 करेंगे क्योंकि -3 है, 3D9 होगा। Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन भरो 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 खाली है। ये S, ये P और ये D। कितने लिगेंड है? 5, तो 5 डब्बे चाहिए, सिंपल सी बात है। 5 डब्बे चाहिए तो क्या होगा? ये Sp3D। डी यहाँ क्या आएगा? फिर से DZ²। डी यहाँ क्या आएगा? DZ², और DZ² TBP। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा। म्यू इसका 1.73 होगा, हाँ या ना? मयंक लिखता है हमारे कोचिंग वाले सर भी आपका लेक्चर देखते हैं। गजब। कहाँ पढ़ते हो मयंक भैया? ये DZ² है, ये मैं बता रहा हूँ, पांचवा इसीलिए करवा रहा हूँ सिर्फ 5 वाला, क्योंकि यहाँ DZ² आता है या x² - y², ये कन्फ्यूजन हो जाता है। TBP का फुल फॉर्म कोई पूछे तो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। DZ² क्या है? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। DZ² वह d ऑर्बिटल है जो इस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। DZ² क्या है बताओ? वो जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला देखो, NiCN⁴ - 3। D3S का हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया क्या मैंने? यहाँ आओ वापस पहले एक बार। इसका हाइब्रिडेशन कैसे आएगा बताओ? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि Mn पर +7 चार्ज है? अगर Mn पर +7 चार्ज है तो D तो 0 आएगा। 4 ऑक्सीजन है, वीक फील्ड है, हैंस टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में 3 डब्बे ऊपर होते, 2 नीचे होते हैं, एक S। हाइब्रिडेशन करना होगा तो अब क्या करेगा वो? हाइब्रिडेशन करना होगा तो क्या करेगा वो? ये 3 D और एक S क्या बन जाएगा? D3S टेट्राहेड्रल। ठीक है, डायामैग्नेटिक। तो D3S बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा और डायामैग्नेटिक बनेगा।
क्लियर, ये इसका था। अब वापस आते हैं कॉपर वाले पे। एन की बात करो तो यार Na+2 की बात करेंगे तो 3D5 आएगा। गलत, क्या आएगा? 3D8। 3D8 आएगा, 4S0 है। अब इस D8 को भरो। ऐसे नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि साइनाइड कैसा है? SFL, हैंस बोलो इट विल पेयर अप अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या निकला? ये पेयर अप कर देगा इसको। पेयर अप करते ही आपको ये डब्बे चाहिए कितने? 5। ये खाली हो गया, ये खाली होते ही आपका क्या आ गया? DsP3। बस एक ही लाइन याद रखनी है, इसमें dx² माइनस वाई स्क्वायर होता है इसका। और अगर dx² माइनस वाई स्क्वायर होगा तो क्या होगा? ये स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डी इसमें dx² माइनस वाई स्क्वायर है बस। तो आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले में dx² माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है बस। ठीक है, साइनाइड में। और अगर आपसे बोले FeCO5 और कॉपर है तो उन दोनों में dz² था। बस ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी बोलो। सिंपल है। ये 5 वाले कोऑर्डिनेशन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपको याद करने हैं। निकल पर +2 चार्ज अगर होता है तो D8 सिस्टम होता है वो। नहीं बेटा, D8 होगा ना देवेश, आप कॉन्फ़िगरेशन आपको याद ही नहीं है, भूल गए आप। ठीक है, क्लियर दोस्तों? अरे बोल दो भाई। जी, क्लियर। तो 5 वाला भी कर लेंगे। कुछ और सवाल देखें, जैसे क्वेश्चन पूछा उसने कि इसका नेचर बताना है आपको। नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे दिया उसने। नेचर ऑफ दिस बताओ। समझ में आ रहा होगा? जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। कोशिश करो इसकी फटाफट। हाँ, अच्छा सवाल है लल्ला। ट्राई करो। डाया मैग्नेटिक आ रहा है देखो। हम्म। न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। अब इधर देखो मजेदार बात, अगर मैं इसको Fe+2 करता हूँ तो 3D6 आता है। D6 आने के बाद मुझे पता है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग लार्ज होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 भरेंगे तो कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे। तो दोनों खाली होंगे। खाली होंगे तो ये हाइब्रिडेशन होगा इसका, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल डाया, सॉरी ऑक्टाहेड्रल। कोई डाउट यहाँ तक? पैरामैग्नेटिक होता है ये। इसका जो म्यू होता है वो 1.73 होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है सर। तो इधर देखो मज़ेदार चीज़, जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना? क्या बोला मैंने? जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये कौन सी थ्योरी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? देखो कैसे। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ K4 है, तो यहाँ 4 माइनस बनेगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ 5 माइनस है क्योंकि साइनाइड पर 1 माइनस होता है।
5 माइनस, ये अगर 2 प्लस है तो फिर यहाँ कितना आना चाहिए था, 3 माइनस। यहाँ 4 माइनस आ रहा है, इसके अंदर 1 माइनस यहाँ पर भी है। तो O2 का अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम याद है जो हमने एमओटी से पढ़ा था, तो O2 अगर होता है तो 2 अनपेड होते, लेकिन O2 माइनस बन गया, इसका मतलब 1 अनपेड बचा। अगर 1 अनपेड बचा तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ, बोलो जल्दी बोलो। 1 अनपेड बचेगा तो ये 1.73 आएगा। तो आपको एक नई चीज़ बताई मैंने कि आप जब इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है उसको भी चेक करना पड़ता है कई बार। ये एडवांस में आ जाते हैं कई बार, है ना। अब रोने मत लग जाना, हमें कैसे पता चलेगा भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे। एक खास बात हमेशा याद रखें, अगर ये O2 ऐसे अकेला लिखा है तो ये ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट में लिखा है तो या तो ये परऑक्साइड होगा या सुपर ऑक्साइड होगा, ये कन्फर्म है। अब मैं इसको थोड़ा और टफ बनाता हूँ, दोबारा बोलो। इसको थोड़ा और टफ कैसे बनता है कि अगर सपोज मैं यहां से इसको हटा देता, तो अब आपको इसको मैथमेटिकल समझना पड़ेगा। ये जो Fe है, इसकी दो पॉसिबिलिटी लेते हैं अपन, या तो 2 प्लस या 3 प्लस। दोबारा बोलो। या तो ये 2 प्लस होता, 2 प्लस होगा तो ये -1 होता, और अगर ये 3 प्लस आ जाता तो ये 2 माइनस होता, क्योंकि तभी 4 माइनस बाहर आएगा। तो एक नया सवाल आपसे फिर पूछा जाएगा कि ये जो O2 यहाँ पर था, इसका नेचर क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर O2 पर 2 माइनस आप लिखते तो ये परऑक्साइड होता, और अगर O2 पर माइनस लिखते तो ये सुपर ऑक्साइड होता। बिल्कुल यस गौरव, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी लिगेंड का इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर का मतलब है उसके अंदर जो भी प्रेजेंट है उन सब का मैग्नेटिक नेचर। सिंपल है। तो यानी कि एक तो यहाँ पर आयरन +2 या +3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और दूसरी बात ये परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है। दोनों ही केस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 माइनस कर दे, -2 करता हूँ तो ये खत्म हो गया अनपेड, पर Fe+3 हो जाएगा तो 3d5 होगा, D5 होगा तो एक और होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला करके बताओ। इसका हाइब्रिडेशन बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। हो गया, सिंपल है। देखो, जब आप ये K2 लिखते हो तो Ni पर +4 आता है, और +4 आता है तो D6 आता है। ये बहुत मज़ेदार चीज़ थी यहाँ पे। अब एक नई चीज़ सीखने को मिली आपको। क्या चीज़ सीखने को मिली बताओ। Ni पर 4 प्लस है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का होता है +2। क्या बोला जल्दी बताओ। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2+, ये 4 प्लस यानी हायर चार्ज हो गया। अगर हायर चार्ज है तो क्या होगा, वो ज़्यादा खींचेगा लिगेंड को। हायर चार्ज है तो लिगेंड को ज़्यादा खींचेगा, लिगेंड को अगर ज़्यादा खींचेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्प्लिटिंग लार्ज होगी। स्प्लिटिंग अगर लार्ज होगी तो क्या होगा देखो,
ड्यू टू हायर चार्ज ऑन निकल, लार्ज स्प्लिटिंग। लार्ज स्प्लिटिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन फिल करो। हाँ, हायर चार्ज होने से ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ भरा जाएगा, क्योंकि अगर हाई हाई स्प्लिटिंग होगी तो डेलो ज़्यादा होगा पी से। तो आप देखो वाइब्रेशन क्या बन गया इसका। दो ये हैं और एक ये है, तो क्या बन गया ये, D2sp3, ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक। कोई डाउट? ये बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज हो जाओगे। हायर चार्ज किस किस में होगा, जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल शो करते हैं ना उससे ज़्यादा। और एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एग्जांपल आएगा तो कर दोगे ना, क्योंकि यही पूछेगा वो। मैं काहे के लिए हूँ, अगर तुम ही दिमाग लगा लोगे तो मेरी क्या जरूरत है यहाँ पे। यार कुछ नमूने बैठ जाते हैं ना वास्तव में, उनको निकल का कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पता होता, पता है। 3D8 4s2 होता है। जब यहाँ निकल देखोगे तो 6 माइनस है, तो इस पर 4 प्लस आएगा। 4 प्लस आता है तो इसका मतलब दो यहाँ से निकलेंगे पहले, फिर दो यहाँ से निकलेंगे, तो ये बचेगा 6। पहले एस से निकलता है फिर निकलता है बाद में। अब ये अगर सवाल पूछेगा तो बता दोगे ना, मैं हूं ना, मैं बता तो रहा हूँ, नेतागिरी क्या कर रहा तुम जबरदस्ती। हे मैं कैसी वीडियो चली, अरे तेरे को पता चल जाता तो आता क्यों फिर। तू पढ़ने, मैं बता रहा हूँ ना। ओ मेरे लल्ला, मचा देंगे हल्ला। ठीक है, चले जाते कब अगला, हमें कैसे पता चलेगा। देखो अगर आपका कभी इस तरह से आ जाइए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और क्रोमियम, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इन सब में आपको, इन सबको कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा D1 से D3। ये D0 हो जाएगा, एक ही बात है, D1 से D3 आएगा या D0 होगा। तो D1 से D3 अगर देखते हैं तो हमेशा लार्ज स्प्लिटिंग होती है, इरेस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ लिगेंड। इसका मतलब समझे आप, ये डेलो ज़्यादा रहेगा इन सब के लिए पी से हमेशा। क्या बोला जल्दी बताओ, कि डेल ओ हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, पी से। इसका मतलब स्प्लिटिंग लार्ज होगी, आया ना। ये हमेशा ऑलवेज होगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। तो अगर लार्ज स्प्लिटिंग करोगे तो पेयरिंग होती चली जाएगी नीचे, तो हमेशा हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, D2sp3। हमेशा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरेंगे, ये खाली होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन यही जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, तो हाइब्रिडेशन ऑलवेज D2sp3। हाँ, क्लियर। तो ये आपको सवाल पूछेगा तो गलत नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो, कि D1 से D3 हमेशा लार्ज स्प्लिटिंग होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इररिस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। ये की पॉइंट बता दिया था, याद है पहले, प्रॉमिस। अब देखो अगला, क्लियर। अब इसमें एक खास बात क्या आती है पता है, दो मॉलिक्यूल आपको याद करने हैं। एक तो एक कोबाल्ट वाला, ये बहुत परेशान करेगा भाई।
और एक ये ऑक्सलेट वाला, ठीक है। ये दोनों में डेलो ज़्यादा होता है पी से, इसलिए इनका हाइब्रिडेशन D2sp3 आता है। ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं, डाया होते हैं, इनका म्यू ज़ीरो होता है और लो स्पिन होते हैं, और इनर ऑर्बिटल। इनको आपको लिख के कागज़ पे चिपका देना, कागज़ पे चिपका करके इनको याद कर लेना। जब भी टेस्ट हो जरूर देख कर जाना, क्योंकि ये सवाल जरूर आएंगे और ये गलत होंगे आपसे, ठीक है। ये बता दिया था शायद मैंने क्या। और ये वाले भी आप जरूर चिपका लेना। इनमें हमेशा डेल ओ कम आता है पी से। ये हमेशा sp3d2 होंगे, आउटर होंगे, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। क्लियर? ये आपका खत्म, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट। ये आपको चिपका देना दीवार पे, ये गलत होंगे हमेशा दोनों, ठीक है। ये अगर आपने याद कर लिए तो आपको दुनिया में कोई भी कोऑर्डिनेशन में कोई सवाल गलत नहीं करवा पाएगा। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने। NiCO होल 4 का तो निकलवा दिया था ना हाइब्रिडेशन। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि FeCO होल 5 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा? बोलो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के आंसर निकालना है उसको। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये √n+2 बोर मैग्नेटोन। यहाँ n इजिकल टू क्या होगा, म्यू मतलब होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, या मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी बोल दो। और n इजिकल टू क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये करेगा क्योंकि मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि यार जो भी ऐसे होते हैं ना, उसमें सबसे पहले देखो Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3d6 4s2, तो ये टोटल 8 आ गए। CO कितने देता है, एक एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 कितने देगा, 10। तो 8 + 10 बराबर क्या करेंगे, 18। 8 + 10 क्या होगा, 18। इसका मतलब ये करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग बताई कि नहीं बताई, ये बताओ। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग नहीं बताई क्या मैंने? ये कृष्णम करके एक बच्चा है लिख रहा है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग नहीं बताया आपने। जल्दी बोलो यार, आगे बढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग वाले सवाल कराए नहीं कराए? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। ये पूरा स्प्लिटिंग बताया था कि स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग क्या होती है, पूरी स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग आगे तक। पहला dx² - y² सबसे ऊपर, फिर dxy dz², फिर dxz yz। बता दिया ना। तो ये कोऑर्डिनेशन समाप्त है, आप करके आना इसको अच्छे से, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। मेटलर्जी चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से।